मेरा लैपटॉप कहाँ है? इब्राहिम ने अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछा, जो 2 दिन पहले जबरदस्ती उसके सर पर थोप दी गई थी। जी वो क्या होता है? उसने हैरानी से उल्टा सवाल कर दिया। वो उसकी हैरत पर मजीद हैरान हुआ। लैपटॉप मतलब वो जिस पर बैठ के मैं रात को अपने ऑफिस का काम करता हूँ, उसने दांत पीस के कहा। अच्छा, वो तो हमने ऊपर सामान वाले कमरे में डाल दिया, मासूमियत से कहा गया। क्या? मेरा लैपटॉप तुमने स्टोर रूम में डाल दिया? क्यों? हैरत के साथ साथ उसे गुस्सा भी था। वो हमको लगा वो आपके काम की नहीं है, ऐसे फालतू में यहाँ पड़ी हुई है, इसलिए हम उसे ऊपर डाला है, उसने डरते डरते कहा, जबकि इब्राहिम का बीपी ऊपर जा चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की का क्या करे। जो अभी जाके मेरा लैपटॉप लेके आओ, उसने गुस्से को कंट्रोल करके आराम से कहा, जबकि वो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। उसने एक ठंडी सांस खारिज करके अपना गुस्सा बाहर निकालने की कोशिश की और बेबसी से सर थाम कर बैठ गया। ये बानी नामी आफत 2 दिन पहले ही उसकी जिंदगी में आई थी, जिसे दादी पूरी दुनिया ढूंढ कर ना जाने कहां से पकड़ कर लाई थी। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े पाकिस्तान में, दादी को अपने होनहार पढ़े लिखे हैंडसम पोते के लिए यही एक लड़की मिली थी, जिसने अपनी जिंदगी में लैपटॉप का नाम तक नहीं सुना, जो अंग्रेजी तो दूर कभी उर्दू स्कूल भी नहीं गई थी। पता नहीं दादी को उस बला में ऐसा क्या नजर आ गया जो उन्होंने उस जाहिल लड़की को इसके सर थोप दिया। उसे गूंगी, मिट्टी के माधु टाइप देसी गांव की लड़कियों से हमेशा से चिढ़ थी। उसने अपनी जिंदगी में कई खूबसूरत ख्वाब देखे थे। अगर उसने किसी परिस्तान की परी के ख्वाब नहीं देखे थे, तो उसने इस देहाती लड़की के बारे में तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसने तो अपनी शादी के बारे में भी अभी अच्छे से सोचना भी शुरू नहीं किया था, और अगर सोचता भी, तब भी ये लड़की उसकी सोच में कभी ना होती। वो एक ऐसी मॉडर्न और पढ़ी लिखी बीवी की तवक्को कर रहा था, जिसे किसी के सामने मुतारिफ करवाते हुए गर्दन ना झुक जाए, बल्कि इंसान के अंदर फख्र पैदा हो जाए। और ये लड़की उसके हर ख्वाब को चकनाचूर करती उसके घर पर पूरे हक से कब्जा जमाने आ गई। और कब्जा जमाने का हक किसने दिया उसको? उसकी अपनी सगी दादी ने। यह अजीबोगरीब लड़की उसके सर थोप कर उसकी दादी मोहतरमा उम्रे के लिए निकल गई। बकौल उनके, उसकी शादी ही उनकी राह की रुकावट थी, जो अब दूर हो गई। उनकी रुकावट तो दूर हो गई, मगर उन्होंने अपने रास्ते का पत्थर उठाकर सीधा उसके सर पर दे मारा। मैं अपने पोते, अपने इब्राहिम के लिए चांद से खूबसूरत परी जैसी दुल्हन लाऊंगी, उसकी दादी हमेशा ये कहा करती थी, और वो हमेशा दादी की इस बात पर मुस्कुरा देता था। लेकिन जिंदगी में पहली बार उसे दादी की ये बात याद करके सिर्फ गुस्सा आ रहा था। दादी ने सारी जिंदगी अपने यतीम पोते की परवरिश करके अपने सभी कर्जे एक साथ वसूल कर डाले। जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किया करती थी कि इतनी मोहब्बत तो मैं अपने किसी नवाज से या किसी और पोते पोती से नहीं करती, जितनी मोहब्बत मैं अपने इब्राहिम से करती हूँ। दादी की अगर ये मोहब्बत थी, तो अल्लाह जाने उनकी नफरत की हद क्या होगी। पता नहीं उन्होंने ये कैसी मोहब्बत निभाई अपने लाडले पोते के साथ। हाँ, उसने खुद उन्हें ये इख्तियार दिया था कि वो अपनी पसंद की बहू तलाश करके लाए, और ये इख्तियार भी उसने उनके रोने और वावीला मिटाने पर ही दिया था। उसने कितने भरोसे के साथ अपनी जिंदगी का साथी चुनने का हक उन्हें दिया था, और उन्होंने दुनिया जहान की अनपढ़ जाहिल लड़की उसके सर पर मुसल्लत कर दी। ये उन्होंने सही नहीं किया था। अगर वो मॉडर्न बहू नहीं भी लाना चाहती थी, तो उन्हें कोई भी लड़की इंतखाब करने का हक भी नहीं था। पता नहीं किस गांव से वो इसके लिए ये लड़की पकड़कर लाई थी, और उस पर ये हुक्म सादिर करके बोली कि अब ये लड़की तुम्हारी बीवी है, और इसी के साथ तुमने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारी होने वाली दुल्हन तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ऐसी बहू तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। वो जिस इलाके में रहती है, वहाँ की सबसे अच्छी लड़की है। ये कुछ मखसूस जुमले शादी से पहले दादी उससे कहा करती थी, मगर उस वक्त दादी की इन बातों का मतलब वो नहीं समझ सका। अगर समझ जाता तो उसे मालूम हो जाता कि वो अच्छी है, खूबसूरत है, तो सिर्फ दादी के अपने हिसाब से। और 70 साल पुरानी दादी और आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक कुर्सी लिए अंदर दाखिल हुई, और वो हैरत से उठ के खड़ा हो गया। मेरा लैपटॉप कहाँ है? उसने भरपूर हैरानी से पूछा। यही तो है जी,
उसकी जोजा मोहतरमा ने निगाहें नीचे झुका के बाअदब तरीके से जवाब दिया, ये तो कुर्सी है। उसका एक बार फिर खून खोलने लगा। आप ही तो बोले थे जी, जिस पर बैठकर हम काम करते हैं। उसकी ये मासूमियत उसके 14 तबक रोशन कर गई। उसने गुस्से से आंखें बंद की। मिस बानी साहिबा, ये इस पर मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। वो दांत पीस कर कुर्सी पर बैठ गया। वो मोटी मोटी आंखों से उसे देख रही थी। और इस पर बैठकर जो चीज मैं यहाँ इधर सामने रखता हूँ, जिस पे ऐसे ऐसे उंगलियां चलाता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसने मुकम्मल तौर पर उसे लैपटॉप का नक्शा खींच कर बताया। शायद इस तरह उसकी मोटी अकल में कोई बात आ जाती। वो मशीन, वो ऊंची आवाज में बोली। उसने एक ठंडी सांस ली। शुक्र है किसी तरह तो समझी। वो कुर्सी से खड़ा हो गया। हाँ जी, वो मशीन, वो उसी के अंदाज में बोला। वो तो जी हमने सुखाने के लिए ऊपर रख दिया। उसने इतनी आसानी से अपना जुमला मुकम्मल किया जैसे मौसम का हाल सुना रही हो मोहतरमा, जबकि उसका हाल ऐसा था जैसे उसे किसी ने अंधे कुएं में डाल दिया हो। सुखाने के लिए, लेकिन क्यों? इस बार वो जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर वो बहुत घबरा गई। वो जी बहुत मैला हो गया था, तो हमने सोचा उसे धो दें, जैसे वो कोई रुमाल धोने की बात कर रही हो। क्या? तुमने लैपटॉप धो दिया? तुम्हारा पागल ये। और उसका ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस कर चुका था। गुस्से से उसका मुंह लाल हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था इस भोली भाली लड़की का क्या करे, जो 2 दिन पहले दादी जी उसे तोहफे में सौंप कर चली गई थी। एक बार उसका दिल चाहा खींच के उसके मुंह पे तमाचा मारे, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। वो दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करते करते बेड पर बैठ गई। ये उसका शौहर था जिसके साथ 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। उसके बहुत मोहब्बत करने वाले मामू ने अपनी यतीम भांजी को एक पढ़े लिखे बड़े घराने में भेज दिया, मगर मामू उसका रिश्ता करते वक्त ये भूल गए कि बड़ी डिग्रियों वाले ये बड़े लोग अपने लिए किसी बड़े जीवन साथी का ख्वाब देखते हैं, उस जैसी अनपढ़ गवार के नहीं। शादी से पहले उसकी सारी सहेलियां कहा करती थी, हाय बानी तेरा शौहर तो बड़ा गबरू जवान है, एकदम फिल्मी हीरो जैसा। मगर उन बेचारियों को क्या पता कि फिल्मी हीरो जैसा दिखने वाला वो गबरू जवान अपने लिए किसी फिल्मी हीरोइन की ही तवक्को किए बैठा था। उसके ख्वाबों में, उसकी जिंदगी में बानी जैसी जाहिल लड़की का कहीं नामो निशान नहीं था। वो तो जबरदस्ती घुस आई थी उसकी जिंदगी में। शादी एक लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब होता है। उसने अपनी आंखों में अपने होने वाले शौहर के साथ नई जिंदगी के कई ख्वाब सजाए थे, लेकिन इस घर में आकर उसे पता चला ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जब उसने पहली बार इब्राहिम की तस्वीर देखी तो उसे बहुत रश्क आया अपने आप पर, लेकिन उसकी सारी सोचों पर पानी उस वक्त फिर गया जब उस पर यह इंकशाफ हुआ कि उसका शौहर उसे नापसंद करता है। ये बात किसी भी लड़की के लिए तकलीफ दे है कि उसका शौहर उससे नफरत करता है। नफरत या मोहब्बत जो भी था, अब यही उसका शौहर, उसका जीवन साथी था। इसी के साथ उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी थी। ये रिश्ता चाहे जिन हालात में जिस वजह से भी हुआ, मगर उसे ये रिश्ता निभाना था। एक तरफा रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर वो एक औरत थी जो ब्याह कर इस घर में आई थी। बचपन में उसकी माँ ने उसे सिखाया था, लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। वो एक बार जिस घर में जाए फिर उस घर से उसका जनाजा ही निकलता है। और यही बात उसके जहन में अपने बचपन से बैठ गई थी। वो पूरी कोशिश करेगी अपने घर को बचाने की, इस नाजुक डोर को कायम रखने की। वो नफरत से मोहब्बत का सफर जरूर तय करेगी। उसने अपने आंसू साफ करके एक मजबूत इरादा कर लिया। वो रात का खाना खाने के बाद अपने ऑफिस की एक फाइल देख रहा था। उसकी पूरी तवज्जो फाइल पर थी, लेकिन अचानक कदमों की चाप से उसकी तवज्जो फाइल से हट गई। सामने उसकी वो ही हद से ज्यादा समझदार, ज़हीन ज़ौजा मोहतरमा खड़ी थी। उसे मोहतरमा की सुबह वाली वारदात याद आई। उसने एक नजर गुस्से से उसे देखा, फिर अपनी तवज्जो फाइल पर मरकूज कर दी। वो उसे नहीं देखना चाहता था। हाँ, अलबत्ता उस लड़की की निगाहें खुद पर जरूर महसूस कर रहा था। उसमें एक नागवारी की लहर पैदा हो गई, लेकिन नागवारी को अपने चेहरे पर ना लाकर उसने स्पाट चेहरे के साथ उस लड़की से पूछा, कुछ चाहिए क्या? जी वो मैं सोने आई हूँ। उसे झटका लगा।
वो किसी भी कीमत पर इस लड़की के साथ अपना बेडरूम, अपना रूम शेयर नहीं कर सकता था। कल की बात और थी। कल दादी के सामने वो कुछ नहीं बोल सका, लेकिन आज उसे कोई मजबूरी नहीं थी। इसलिए वो पूरी रात तो क्या, एक लम्हे के लिए भी उस लड़की को अपने पास अपने कमरे में नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम यहाँ नहीं सोगी? घर में इतने सारे कमरे हैं, किसी और कमरे में जाके सो जाओ, वो नजरें चुराते हुए बोला। ये बात कहने में उसे खुद भी अजीब लग रही थी कि अपनी नई नवेली दुल्हन को सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया। लेकिन सच तो यही था, ना तो उसने इस रिश्ते को कबूल किया था और ना ही कभी करेगा। वो लड़की थोड़ी देर उसे खामोश नजरों से देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में चली गई। अपने मगरूर और घबरू शौहर के सामने बमुश्किल उसने अपने आंसू रोक रखे थे, लेकिन उस कमरे में आते ही उसके आंसुओं का बंध टूट चुका था। उसे बहुत शिकवे थे अपने मामू से। क्यों किया उन्होंने उसका रिश्ता इतने बड़े घर में? अगर वो अपने ही गांव में किसी गरीब मजदूर के साथ शादी करती तो क्या खुश नहीं रहती वो? उसे 2 वक्त की रोटी के साथ साथ वो मोहब्बत, वो इज्जत भी जरूर देता जो उसका हक था। लेकिन यहाँ इस शख्स के सामने उसे अपनी इज्जत नफ्स, खुददारी, गैरत सब कुछ कुचलना होगा। उसे अपने मामू के साथ साथ दूर कहीं आसमान पर मौजूद उस हस्ती से भी बहुत शिकवे थे, जिन्होंने उसके माँ बाप का साया उसके बचपन में ही उससे छीन लिया। फिर उसने सारी जिंदगी मामी की डांट, उनकी नफरत में गुजारी, और अब भी जिंदगी उस पर मेहरबान नहीं थी। ये इम्तिहानात की कड़ियां तो खत्म ही नहीं हो रही थी। अब उसके लिए सबसे बड़ा मसला सोने का था। वो जिंदगी में कभी अकेली नहीं सोई थी। मामू के घर पर भी उसकी कजन्स उसके साथ सोती थी। अकेले सोने में तो उसे वैसे भी डर लगता था, और ये घर भी उसके लिए नया था, तो उसके डर में मजीद इजाफा हो चुका था। उसका वो पढ़ा लिखा शौहर जिसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था, उसने क्या एक बार भी सोचा कि उसकी बीवी को अकेले कमरे में सोते हुए कितनी घबराहट हो सकती है? क्या उसने सोचा कि वो अकेली कैसे सोएगी? कुछ भी हो जाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही डर क्यों ना लगे अकेले सोते हुए, लेकिन मैं उसका दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी। उसने मुस्तहकम फैसला कर लिया था इब्राहिम के पास ना जाने का। लेकिन जो जो रात की तारीकी और खामोशी बढ़ती गई, उसके फैसले की मजबूती भी कम होती गई। वो उसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी थी। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। उसे अपने आप पर पहली बार इतनी शिद्दत से तरस आया। मजबूरी क्या होती है और मजबूरी में इंसान कितना मजबूर हो जाता है, ये वो अच्छे से समझ चुकी थी। वो यूं ही लेटे लेटे छत को घूर रहा था। जिंदगी किस कदर उलझी हुई थी, कहाँ आकर वो फंस चुका था। जिंदगी में कब, कहाँ उसने ऐसी गलती कर दी जिसकी उसे ये सजा मिली। दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। इस घर में उन दोनों के अलावा तीसरा तो कोई नहीं, तो जरूर वही होगी। अब इतनी रात को उस पर कौन सा आसमान गिर गया जो वो इस तरह से दरवाजा पीट रही है? वो गुस्से से उठकर दरवाजा खोलने चला गया। जी, अब क्या चाहिए मोहतरमा? उसने सुलगते हुए पूछा। वो हद से ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। जी, वो हमको अकेले सोते हुए डर लग रहा है, उसने अटकते हुए कहा। ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसका जी चाहा वो गुस्से से रो दे। अब क्या करे? दादी जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पर सौंप गई थी, इसका वो क्या करे? ओके, आ जाओ, लेकिन मैं अपना बेड तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा। बाकी उस बेड के अलावा तुम्हें इस कमरे में जहां सोना है सो जाओ, उसने खुश्क लहजे में उससे कहा। वो वापस आकर बेड पर बैठ गया, जबकि वो नीचे फर्श पर अपना बिस्तर बना रही थी। उसने नागवारी से उसे देखा और सर झटक कर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। पता नहीं दादी किस अजाब में डालकर गई थी उसे। उसकी खुशहाल सुकून वाली जिंदगी में ये लड़की कहाँ से आकर टपक गई, उसका सुकून गारत करने। कहाँ वो दिन थे जब कॉलेज की लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी। उसकी आवाज सुनने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। ऑफिस में भी कई लड़कियां उससे अपनी पसंदीदगी का इजहार कर चुकी थी, लेकिन वो यहाँ कहाँ आके फंस गया। उसका दिल चाहा अभी उसे इस कमरे से तो क्या, इस घर के साथ साथ अपनी जिंदगी से भी निकाल दे, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था। एक बार तो उसका दिल चाहा कि अभी के अभी दादी को फोन करके बताए उसे उनकी मोहब्बत से लाई हुई ये अनमोल गुड़िया बिल्कुल नहीं चाहिए। वो इसे जहां से लाई थी वहां जाकर इसे वापस पहुंचा दे।
लेकिन दादी चूंकि सफर में थी इसीलिए दूर बैठी अपनी उस बूढ़ी दादी को वो ये सदमा नहीं देना चाहता था। वैसे भी 22 दिन के बाद तो उन्होंने आ ही जाना था, तभी वो उनसे साफ साफ कह देगा कि उसे उनकी ये सुघड़ होनहार हर काम में माहिर बहू नहीं चाहिए। लेकिन 22 दिन तो दूर, वो उसे 22 सेकंड भी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। क्या क्या नहीं सोचा था उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, और ये क्या हो गया। उसे शदीद गुस्सा था, दादी पर भी, खुद पर भी, और उस लड़की पर भी। और उस गुस्से में जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। सुबह अलार्म बजने से उसकी आंख खुल गई। बेसाख्ता उसकी निगाह बेड से नीचे गई। शुक्र है जो वो वहां नहीं थी। वो अपनी सुबह का आगाज उसका मुंह देखकर कभी नहीं कर सकता था। वो जमाई लेते हुए बिस्तर को छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मुंह हाथ धोने और फ्रेश होने के बाद वो नाश्ते के लिए नीचे चला गया। वो लड़की उसे ड्राइंग रूम में टीवी साफ करती हुई नजर आई। उसे डर लगा कि कहीं वो बेवकूफ लड़की टीवी को भी ना धो दे। वो किचन में चला गया, जबकि उस लड़की की नजरें वो खुद पर महसूस कर सकता था। किचन में टेबल पर उसकी ज़ौजा मोहतरमा ने पहले ऑमलेट और दूध का गिलास तैयार करके रखा था, और किचन की हालत देखकर ऐसे लग रहा था जैसे दादी की हर काम में माहिर बहू ने बड़ी मुशक्कत के बाद ये नाश्ता बनाया, और वो भी कोई खास नहीं था। मगर वो उसकी बनाई हुई चीजों को हाथ तब लगाता जब वो उसे बीवी का दर्जा देता। जब उसने उस लड़की को कबूल ही नहीं किया तो पता नहीं वो घरेलू बीवियों की तरह घर के काम क्यों कर रही है। उस लड़की के हाथ का बनाया हुआ ऑमलेट मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके वो खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। अपनी इस अजीबोगरीब शादी से पहले भी वो अपने लिए नाश्ता खुद ही बनाता था। नाश्ता करने के बाद वो किचन से अपने कमरे में चला गया। वहां उसने अपने ऑफिस का कुछ सामान बैग में रखा, कंघी करके ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वो लड़की अभी तक टीवी को रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। पता नहीं उसे टीवी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसका कबाड़ा करने में लगी थी मोहतरमा। उस पर नागवारी से भरपूर निगाह डालकर वो घर से बाहर निकल गया। वो सुबह जल्दी बेदार हो गई थी। ये उसके रोज का मामूल था। नमाज और कुरान मजीद की तिलावत के बाद वो अपने शौहरे मोहतरम के लिए नाश्ता बनाने नीचे आई थी। आधे घंटे की मुशक्कत के बाद बमुश्किल वो उस बड़े से किचन में मतलूबा सामान ढूंढने में कामयाब हुई। ऐसे किचन वो सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखा करती थी। और सामान ढूंढने के बाद अगला मरहला था चूल्हा जलाना। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया था। इस गैस वाले चूल्हे से उसका पहली बार वास्ता पड़ रहा था, इसलिए अगले 30 मिनट वो उस चूल्हे के साथ सर खपाती रही। और जब ये पहला कुछ मरहला तय हुआ तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर वो बड़ा सा डब्बा खोलकर उसमें से अंडे निकाले। शुक्र था जो अंडे शहरों और देहातों दोनों जगह पर एक जैसे होते थे। वो नाश्ता बनाने के चक्कर में किचन पूरा फैला चुकी थी और एक ऑमलेट बनाने के चक्कर में 10 ऑमलेट शहीद कर चुकी थी। पूरे 2 घंटे और 10 ऑमलेटों की शहादत के बाद भी उसने जो कुछ तैयार किया था उसे नाश्ते के अलावा सब कुछ कहा जा सकता था। उसने एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। उसको दिल में घबराहट भी हो रही थी। उसका वो शौहरे मोहतरम क्या सोचेगा। कैसी बीवी से वास्ता पड़ा है जिसे नाश्ता तक बनाना नहीं आता। अपने गांव में वो सबसे ज्यादा सुघड़ मानी जाती थी, लेकिन यहाँ आकर उसकी सारी काबिलियत हवा हो चुकी थी। वहां वो अकेली 20 लोगों का खाना बनाती थी, जबकि यहाँ एक ऑमलेट बनाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी। खैर खुदा खुदा करके उसने कुछ बना ही लिया और ऑमलेट के साथ दूध का गिलास भी रख दिया। खुद बाहर आई और बाकी घर के कामकाज देखने लगी। यहाँ की तो रूटीन, माहौल सब कुछ अलग है। इस वक्त वो अपने घर में नाश्ता बनाने के बाद पूरी कच्ची हवेली में झाड़ू मार रही होती थी, लेकिन यहाँ वो क्या काम करे। घर तो पहले से ही साफ है। ये सोचकर उसने एक पुराना कपड़ा ढूंढा और दीवारों के साथ साथ फोम वाली कुर्सियों की भी सफाई करने लगी और उनसे फारिग होकर वो टीवी को साफ करने लगी जब उसकी नजर उसके शौहर पर पड़ी। वो बस उसे देखती ही रह गई। उसने अपने गांव में कहीं भी ऐसा खूबसूरत घबरू जवान नहीं देखा था। ये जो खूबसूरत सा शख्स था ये सिर्फ उसकी मलकियत था। उसे अपने आप पर रश्क भी आया और तरस भी। उसका शौहर उसे एक नजर देखकर किचन में चला गया, लेकिन उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो उसके बनाए हुए ऑमलेट को छोड़कर खुद अपने लिए ऑमलेट बना रहा है। अगर गांव होता तो वहां की लड़कियां हंस हंस कर पागल हो जाती कि एक मर्द
खुद चूल्हे पर अपने लिए नाश्ता बना रहा है। वो उसके पास जाना चाहती थी, खुद उसे नाश्ता बना कर देने के लिए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि जब उसने ऑमलेट ही नहीं खाया तो वो उससे मदद कैसे ले सकता है। इफ्राहिम तो ऑफिस जा चुका था, जबकि वो वहीं टीवी के पास गुमसुम सी खड़ी थी। बाकी का वक्त वो इधर उधर घर का जायजा लेती रही, लेकिन इन सब से भी उसकी बोरियत खत्म नहीं हुई। हालांकि वहां टाइम पास के लिए काफी चीजें थी, मैगजीन और डाइजेस्ट, ये तो वो पढ़ नहीं सकती थी। और रही बात टीवी की, तो वो डर के मारे उसे ऑन कर ही नहीं रही थी, क्योंकि बचपन में उसने सुना था इन सब चीजों में करंट होता है और ऑन होते ही ये फट जाते हैं। वो बचपन के इस डर को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। दोपहर का खाना उसने खुद अपने लिए बनाया। घर में जरूरत की हर शय मौजूद थी। ये अलग बात है कि उन चीजों को तलाश करने में उसका काफी वक्त जाया हो गया। अमीर लोगों की हर शय अलग होती है, वॉशरूम से लेकर किचन तक। जितना बड़ा इनका वॉशरूम होता है, वहां गांव में 2 कमरे इतनी जगह पर बन जाते और बाकी साजो सामान अलग। पहले पहल तो वो वॉशरूम को देखकर हैरान हुई। उसके शौहरे मोहतरम शादी के तीसरे दिन ही ऑफिस चले गए, अपनी नई नवेली दुल्हन को इतने बड़े घर में अकेले छोड़कर। उसने तो कभी जिंदगी में इन सब चीजों की तमन्ना नहीं की थी। ये सब तो उसे बिना मांगे ही मिल गया, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी आसानी से बड़ी चीजें कभी नहीं मिला करती। असर की नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में घुस गई। इतनी बड़ी इमारत में उसके काम की जगह सिर्फ किचन ही थी। वो अपने शौहर के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, इसलिए वक्त से पहले ही तैयारी करने लगी। वो जानती थी आधे घंटे के काम में वो 3 घंटे तो जरूर लगा देगी। उसने सुना था शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए वो अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाना चाहती थी। उसकी पसंद नापसंद और उसके बारे में कुछ और मालूमात दादी उम्रे पर जाने से पहले उसे फराहम करके जा चुकी थी। चाहे वो उसे नापसंद करे, चाहे वो उससे नफरत करे, मगर वो कभी भी उससे नफरत नहीं करेगी। वो एक बीवी होने का फर्ज जरूर निभाएगी, चाहे वो शौहर होने का फर्ज निभाए या ना निभाए। सुबह से किचन में मुख्तलिफ उल्टे सीधे तजर्बात करके अब वो काफी हद तक समझ चुकी थी। उसे उसके वापस आने का वक्त नहीं पता था, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती थी। अपनी मतलूबा हर शय उसने अपने पास रख ली और प्याज काटने लगी। प्याज काटने से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सिर्फ प्याज काटने के आंसू थे या उनमें कोई और आंसू भी शामिल हो गए, ये वो नहीं समझ सकी। फ्रिज से गोश्त निकालकर उसने पतीली में डाल दिया। चूल्हे की आग थोड़ा कम करके वो मगरिब की नमाज अदा करने कमरे में चली गई। जब नमाज पढ़कर वापस आई तो बिरयानी तैयार हो चुकी थी। उसने एहतियाती तौर पर पहले खुद चेक करके देखा। उसे तो ठीक लगा, लेकिन पता नहीं उसके शौहरे मोहतरम को पसंद आएगा भी या नहीं। वो और भी कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन बिरयानी बनाने में ही इतना वक्त जाया हो गया कि मजीद कुछ बनाने की गुंजाइश नहीं रही। अब वो आहिस्ता आहिस्ता किचन समेटने लगी। एक बिरयानी बनाने के चक्कर में उसने पूरे का पूरा किचन बिखेर के रख दिया था। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वो भागती हुई किचन के दरवाजे तक गई। वो अपना बैग उठाए अंदर दाखिल हो चुका था। उसके हाथों में शायद कुछ खाने का सामान भी था, जो उसने टेबल पर रख दिया और खुद अपने कमरे की तरफ चला गया। एक तो थकन काफी महसूस हो रही थी, ऊपर से टेंशन उसे खाए जा रही थी। अपने कमरे में आकर उसने बैग सोफे पर फेंक दिया और खुद जूतों समेत बेड पर लेट गया। ये शायद उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन चल रहे थे। घर आते ही सबसे पहले ज़ौजा मोहतरमा के दर्शन हो गए। वो पहले से ही बहुत डिस्टर्ब था। रही सही कसर मोहतरमा ने पूरी कर दी। उसे तो ये सोच सोच कर ही तकलीफ हो रही थी, ये अनपढ़ गंवार लड़की उसकी बीवी की हैसियत से इस घर में मौजूद है। काफी देर वो यूं ही बेड पर लेटा रहा। जब थकन का एहसास काफी हद तक कम हुआ तो उसे भूख लगना शुरू हुई। वॉशरूम में जाकर उसने हाथ मुंह धोए और नीचे चला गया। उसने मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा, वो नजर नहीं आई, लेकिन उसे खुद के इस तरह से मतलाशी होकर देखने पर बहुत गुस्सा आया। वो कहाँ है, क्या कर रही है, उसे उससे क्या मतलब, जहन्नुम में जाए उसकी भला से। लेकिन टेबल के पास पहुंचकर उसने अपना मतलूबा शॉपर गायब पाया, जिसमें वो होटल से अपने लिए खाना लेकर आया था। वैसे तो वो हमेशा अपने लिए घर पर खाना खुद बनाता था, लेकिन आज थोड़ा थका हुआ था, परेशान था, इसलिए उसने होटल से खाना खरीद लिया था। मगर ये शॉपर अचानक कैसे कहाँ गायब हो गया, उसे समझने में देर नहीं लगी।
ये जरूर उसकी जाहिल ज़ौजा मोहतरमा का काम होगा, लेकिन वो इस तरह शॉपर लेकर कहाँ गायब हो गई? क्या उसे भूख लग रही थी? वो खाना अपने लिए लेकर चली गई है, लेकिन वो खुद भी तो बना के खा सकती थी। बकौल दादी के वो तो होटलों से भी अच्छा खाना बनाती है। वो गुस्से से खोलता हुआ कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद करके कुर्सी की पुश्त पर टेक लगा दी। फिर उसने अपनी आंखें तब खोली जब उसने टेबल पर कुछ रखने की आवाज सुनी। वो टेबल पर मुख्तलिफ प्लेटों में खाना लगा रही थी। उसने एक नजर उसे देखा जो हद से ज्यादा खुश फहमी में नजर आ रही थी। फिर खाने को देखने लगा जो वो बेतरतीबी से टेबल पर सजा रही थी। सालन के बड़े डोंगे में उसने बिरयानी डाली हुई थी। चावलों की प्लेट में उसने सालन निकाला हुआ था। और सबसे अजीब बात, उसने रोटियां पतीले में रख दी थी। उसने गुस्सा जब्त किया और सिर्फ खामोशी से उसे ये सब कार्रवाई करते हुए देख रहा था। जब वो सब कुछ मुकम्मल कर चुकी तब भी वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। कुछ चाहिए? उसने सर्द लहजे में उसे मुखातिब किया। उसे मुखातिब करना उसकी मजबूरी थी। वो खाने के दौरान उसे बिल्कुल भी अपने पास नहीं देख सकता था। वो अपनी गर्दन हिलाकर दोबारा किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी, लेकिन वो जानता था वो बर्तन धोते हुए भी उसे ही देख रही थी। वो उसे नजरअंदाज करके खाने की तरफ मतवज्जा हुआ। उसकी लाई हुई सारी चीजों के साथ बिरयानी भी इजाफी थी। ये बिरयानी वो तो नहीं लाया था, तो फिर ये जरूर दादी की इस सुगड़ बहू ने बनाई होगी। वैसे तो बिरयानी उसकी पसंदीदा डिश थी, लेकिन ये चूंकि उस मोहतरमा ने बनाई थी, इसलिए वो इस टेबल पर मौजूद बिरयानी को छोड़कर हर डिश के साथ इंसाफ करने लगा। हालांकि उसका दिल बहुत चाह रहा था कि वो बिरयानी खाए, लेकिन दिल की उस ख्वाहिश के दरमियान उसकी अना आड़े आ रही थी और वो सिर्फ बिरयानी के लिए अपनी अना को कभी नहीं कुचल सकता था। खाने के बाद टिश्यू से हाथ साफ करता हुआ वो लाउंज में रखा टीवी देखने लगा। टीवी देखते वक्त भी वो पता नहीं क्यों बार बार उधर देख रहा था। 2 घंटे के बाद वो टीवी को छोड़कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। हालांकि वो जो मूवी देख रहा था उसके खत्म होने में अभी आधा घंटा बाकी था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका टीवी देखने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो हर मूवी मुकम्मल देखा करता था। सीढ़ियां उबूर करके वो अपने कमरे में आया। कमरे में जाते ही सबसे पहली नजर उस पर पड़ी। वो फर्श पर पूरी दुनिया से बेखबर सो रही थी। कितने इत्मीनान से वो नींद की आगोश में थी, उसका सुकून छीन कर, उसकी खुशी छीन कर। वो बिना कोई आवाज पैदा किए बेड पर आकर लेट गया। नींद को काफी देर तक बुलाने की कोशिश करता रहा। बहरहाल रात के जाने कौन से पहर वो अपनी उस कोशिश में कामयाब हो चुका था। फिर उसकी आंख रात के 2 बजे खुली। उसने उस लड़की को देखा जो बेखबर सो रही थी। उसे प्यास और भूख का एहसास हुआ। अमूमन रात को उसे भूख और प्यास का एहसास होता रहता था, इसलिए वो हमेशा अपने लिए फ्रिज में खाना बचा कर रखता था। लेकिन आज जहां तक उसे याद पड़ रहा था, वो जो खाना लाया था वो सारा खत्म कर चुका था। अब उसे अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही कुछ न कुछ बनाना था। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी आंख खुली। उसने सबसे पहले उठकर दरवाजे को नहीं, बेड को देखा। जब उसे बेड से गायब पाया तो हैरानी से खड़ी हो गई। सामने दीवार पर लगी सुइयों वाली घड़ी से उसने वक्त का अंदाजा लगाने की कोशिश की तो उसे हैरत हुई। 2 बज रहे थे। इतनी रात को वो बाहर क्या करने चला गया? पानी पीने? नहीं, पानी का जग तो रखा हुआ है। फिर कहाँ गया? उसे तजस्सुस होने लगा और वो कमरे से बाहर निकल आई। आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए वो संगे मरमर से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसे किचन से कुछ आवाजें आने लगी। उसने कदमों का रुख किचन की जानिब कर दिया। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उस पर अजीब इंकशाफ हुआ। वो रात के 2 बजे खाना खा रहा था। उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए वो उसे ना देख सका और गौर करने पर उसे पता चला वो उसकी बनाई हुई बिरयानी खा रहा था। ये इंकशाफ खुशगवार था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ हैरत भी थी। रात के खाने में टेबल पर मौजूद हर शय खाने वाला उसका वो शौहरे मोहतरम सिर्फ और सिर्फ उसकी बनाई हुई बिरयानी को नजरअंदाज कर गया था। उसे उस वक्त हकीकतन बहुत दुख हुआ था। वो किचन में काफी देर तक रोती रही। उसने इतनी मेहनत से उसके लिए बिरयानी बनाई थी और उसने चखना तक गवारा नहीं किया। उसे गुस्सा आया था अपने मगरूर शौहर पर। उसे जितना गुस्सा था उतना दुख था और वो सब अब खत्म हो चुका था। रात के खाने में उसके अना परस्त शौहर ने बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाया था और अब रात के 2 बजे
वो उसकी बनाई हुई बिरयानी कितनी रगबत से खा रहा था। वो दरवाजे से वापस पलट आई, कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। अगर पहले उसे दुख की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो अब वो खुशी से सो नहीं पाएगी। 20 मिनट बाद उसने दरवाजे पर उसकी आमद को महसूस किया, लेकिन वो खुद को सोता हुआ जाहिर कर रही थी, जबकि दिल ही दिल में अपने शौहर की इस अजीब व गरीब चोरी पर मुस्कुरा भी रही थी। अगली सुबह वक्त पर बेदार नहीं हो सका। उसे ऑफिस जाना था और वो आधा घंटा देर से उठा, और कल की तरह आज भी सबसे पहले उसने अपने बाएं जानिब उस लड़की के बिस्तर की तरफ देखा। वो उसे वहां नजर नहीं आई। वो उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसे ऑफिस जाने में पहले ही देर हो चुकी थी। वॉशरूम से जब वो नहा कर तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया, तो नीले रंग की शर्ट बेड पर देखकर वो ठटक गया। वो इस्त्री करके बेड पर रख गई थी। इतने सारे कपड़ों में उसने नीले रंग का ही इंतखाब क्यों किया? गोया उसकी ज़ौजा मोहतरमा को मालूम था कि नीला रंग उसका पसंदीदा है, लेकिन ये उसे कैसे पता चला? उसे अपनी बीवी की ये मशरकी अदा तस्कीन नहीं पहुंचा सकी। मजीद सुलगा गई। क्यों हाथ लगाया उसने मेरे कपड़ों को? किस हक से उसने मेरी शर्ट इस्त्री की? ये वो सवालात थे जो वो गुस्से से अपने आप से कर रहा था, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। जब वो उसे बीवी तस्लीम ही नहीं करता, तो उसके इस्त्री किए हुए कपड़े क्यों पहने? उसने वो शर्ट वापस अलमारी में रखी और एक सफेद रंग की शर्ट पहन ली। ये अलग बात है कि उस सफेद शर्ट पे कई शिकने पड़ चुकी थी। अमूमन वो अपने सारे काम खुद करता था, खाना पकाने से लेकर कपड़े इस्त्री करने तक, लेकिन आज तो वो पहले ही काफी लेट हो चुका था। इसलिए जैसे तैसे वो शर्ट पहनकर, बालों में जल्दी जल्दी कंघी फेर कर, वो बैग उठाकर नीचे आया। उसका नाश्ता करने का आज बिल्कुल इरादा नहीं था। वो वहीं ऑफिस में कुछ ना कुछ ले लेता। पहले ही काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम उठाता हुआ घर के बड़े दरवाजे तक गया। अभी उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा की आवाज पर रुक गया। सुनो जी। उसने एक ठंडी सांस खारिज की। उसे इस तरह अपने पीछे से आवाज देकर बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने कोई बात नहीं की, अलबत्ता उसकी तरफ सवालिया नजरों से जरूर देखा। वो जी, घर का थोड़ा सामान लाना है, उसने झिझकते हुए कहा, जबकि उसे इस तरह पीछे से बुलाया जाना और अब पूरे हक के साथ घर के सामान का ऑर्डर देना बिल्कुल नागवार गुजरा था, और ये नागवारी उसके चेहरे से भी आया थी। क्या लाना है? चेहरा सपाट था। वो जी, चीनी और चाय की पत्ती बस। नहीं, वो सुर्ख मिर्च और प्याज भी खत्म हो गया। वो पूरी की पूरी मशरकी अदा में मुखातिब थी। ओके, और कुछ? सब्जी भी खत्म हो गई उस डब्बे से। कौन से डब्बे से? वो हैरान था। वही जी, वो जो अंदर रखा हुआ है, जिसे खोलो तो सुर्ख बत्ती जलती है। उसने दिमाग पर जोर दिया। वो उसे फ्रिज कहते हैं बेवकूफ। उसने अजीब नजरों से उस लड़की को देखा। हाँ जी, वही, फ्राज से। फ्राज नहीं, फ्रिज। उसने अपने लफ्जों पर जोर दिया। क्या जी? फ्रिज? उसने भोलेपन से सवाल किया। फरीज नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ और क्या लाना है? वो दांत पीस कर पूछा। दही बीजी और वो कुछ सोचने लगी। अगर उसकी बीवी कोई पढ़ी लिखी बीवी होती तो 1 मिनट में लिस्ट बना कर देती, लेकिन ये गांव की गंवार उसे 2 घंटों से घर का सामान रटवा रही है। कुछ याद आया मोहतरमा, या फिर मैं यहीं बैठकर आपकी याददाश्त वापस आने का इंतजार करूं? उसने तंज भरे लहजे में उसे मुखातिब किया। वो पता नहीं उसके तंज को समझ सकी या नहीं। बहरहाल उसने अपनी जुबान को थोड़ी तकलीफ जरूर दी। वो जी, वो जो लाल लाल सी होती है। अब उसे हकीकतन गुस्सा आया। लाल लाल सी कोई एक चीज नहीं होती। और क्या मैं बाजार जाकर ये कहूंगा कि मोहतरमा बानी साहिबा किसी लाल चीज का कह रही थी, आप मुझे वही लाल चीज ला दें? अब की बार वो गुस्सा नहीं छुपा सका। वो उसके गुस्से से डर गई। मैं सब सौदे भिजवा दूंगा, ओके? उसकी आंखों में भरे वो आंसू देख चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो उसके सामने कोई सैलाब जारी करे। वो ये कहता हुआ बाहर निकल गया। वो वहीं खड़ी अपने आंसू पर काबू पाने की कोशिश करती रही। उसे दुख उसके रवैये से नहीं, बल्कि इस बात से पहुंचा था कि वो शर्ट जो उसने इतनी मोहब्बत के साथ इस्त्री की थी, वो क्यों नहीं पहन कर गया। बाकी का सारा दिन भी वो उदास रही। उसने दोपहर को एक मुलाजिम के जरिए घर का सारा राशन भेज दिया था।
وہ بھی جو اس نے کہا اور وہ بھی جو وہ نہ کہہ سکی۔ باقی کا سارا وقت اس نے سامان کو ترتیب دینے میں گزار دیا، اس لیے اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ سبزی آ چکی تھی، اس نے کچھ سبزیاں فریج میں ڈالی اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے آلو اور قیمہ الگ کرنے لگی۔ اب وہ ایک کام میں تو ماہر ہو چکی تھی، کھانا بنانے میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس عجیب کچن میں کھانا بنانے کا اس کا تجربہ نیا تھا۔ یہاں سب کام آسان تھے گاؤں کی نسبت۔ یہاں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں لانی پڑتی تھیں، پانی کا انتظام پاس میں ہی تھا اور ہر چیز علیحدہ علیحدہ صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ وہاں سالن میں نمک ڈالو تو 2 گھنٹے تک مرچوں کا ڈبہ نہ ملے۔ یہاں ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں کچھ جھجک رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کچن کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ روز بروز نئی چیزوں سے آشنا ہو رہی تھی۔ قیمہ تیار ہونے میں بھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسے ایک بار اس کی ایک سہیلی نے بتایا تھا، بانی، یہ جو شہری مرد ہوتے ہیں ان کو کریم پاؤڈر والی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں۔ اس وقت تو اس نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اب چونکہ مصیبت سر پر آن پڑی تھی تو ان سب چیزوں کو استعمال کرنا تھا۔ وہ میک اپ کا ڈبہ جو دادی نے اسے دیا تھا، جوں کا توں پڑا تھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے میک اپ سے ہمیشہ چڑ ہوا کرتی تھی، اور اسے اچھے سے میک اپ کرنا آتا بھی کہاں تھا۔ اس نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں تھا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ وہاں پر بھی صرف صابن سے منہ دھو لیا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پرانی لوہے کی پیٹی سے وہ میک اپ والا ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے میں ایسی چیزیں تھیں جن کے نام تو دور، شکل بھی کبھی نہیں دیکھی تھی اس نے۔ اب ایسے میں انہیں استعمال کرنا کافی مشکل کام تھا۔ اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے ان سینکڑوں چیزوں میں جو کام کی چیز لگی وہ منہ پہ لگانے والی کریم، لپسٹک اور آئی شیڈ تھی۔ باقی سارا کا سارا سامان اس کے لیے بیکار تھا۔ یہ تینوں چیزیں لے کر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ کریم تو جیسے تیسے لگا ہی لی، اس کے بعد آئی شیڈ بھی ترتیب اور بے ترتیبی سے لگ ہی گیا۔ اب اصل مسئلہ لپسٹک کا تھا۔ اس نے کبھی خود سے لپسٹک نہیں لگایا تھا۔ بچپن میں بھی جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو اس کی کزنز اس کو زبردستی لپسٹک لگا دیا کرتی۔ اسے ان سب چیزوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگایا اور 1 مرتبہ بھی صحیح نہ لگا سکی، لیکن اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ تب تک لگاتی رہی جب تک صحیح نہیں لگا، اور 20 منٹ کی مشقت کے بعد بہرحال اس نے کچھ ڈھنگ سے لپسٹک لگا ہی لی۔ اسے بالکل پرفیکٹ تو خیر اب بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند سے ہی خود کو تیار کیا تھا۔ پھر میک اپ کے بعد وہ کچن میں آئی۔ آلو قیمے کے ساتھ ساتھ اس نے میٹھے میں کھیر بھی بنائی۔ وہاں تو وہ صرف سالن بناتی تھی اور روٹیاں، بس اس کے علاوہ وہاں دوسرے کوئی لوازمات نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں تو 15 طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، بیگ اس نے صوفے پر رکھ دیا، اور کھانا جو وہ ہوٹل سے اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی اس نے وہیں رکھ دیا، اور خود بھی گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا، وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس نے جو عجیب و غریب میک اپ کر رکھا تھا اس سے وہ خوبصورت تو کیا خاک لگتی، الٹا عجوبہ بن چکی تھی۔ اس کا میک اپ دیکھ کر اس کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو وہ پاگل لڑکی اسے پٹانے کے لیے ان سب چیزوں پر اتر آئی ہے، مگر وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اب اس کا بیگ اٹھانے لگی۔ وہ منہ دوسری طرف کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کے جانے کہاں لے گئی؟ جب وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا، جب وہ نیچے کھانے کے لیے گیا تب تک وہ کھانا میز پر سجا چکی تھی۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ کسی بھی جذبات سے آری اس نے سنجیدہ انداز میں اس سے پوچھا۔ نہیں، آپ کھا لیں جی، ہم بعد میں کھا لیں گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ نہیں سکا اس میں شرمانے والی بات کون سی تھی۔ تو بیٹھو، کھانا کھاؤ، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہم؟ اس کی اس جی میں حیرت کم اور انکار زیادہ تھا۔ ہاں تم، اور کوئی نظر آ رہا ہے اس گھر میں؟ اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہمارے گاؤں میں رواج ہے، پہلے شوہر کھانا کھا لے، اس کے بعد بیوی اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔
उसने सादगी से कहा, जबकि वो हैरान भी था और खुद को शौहर कहे जाने पर थोड़ा गुस्सा भी था। लेकिन उसने मजीद इसरार नहीं किया। वो कुछ देर खड़ी उसे देखती रही, फिर वहां से चली गई। लेकिन वो जानता था कि वो जहां कहीं भी गई है उसे देख जरूर रही होगी। क्या मुसीबत है, वो नवाला मुंह में रखते हुए बड़बड़ाया। उसने पहली बार खाने की टेबल पर निगाह दौड़ाई। आज कल की निस्बत बहुत डिशेस बनाई गई थी। आलू कीमा उसका पसंदीदा था, लेकिन चूंकि ये उसने बनाया था इसलिए वो ये नहीं खाना चाहता था। कल रात उसके हाथ की बनी बिरयानी खाकर उसने एतराफ किया था, वो खाना वाकई अच्छा बनाती है। और अब कीमे की भी जबरदस्त खुशबू आ रही थी। वो खाना भी चाहता था और नहीं भी खाना चाहता था। उसने चोर निगाहों से इधर उधर देखा। जब उसे वो नजर ना आई तो बच्चों की तरह चोरी करते हुए उसने थोड़ा सा कीमा अपनी प्लेट में डाला और फिर डोंगे के ऊपर वैसे ही ढक्कन रख दिया, ये जाहिर करने के लिए कि उसने कीमे को हाथ तक नहीं लगाया। पहला नवाला मुंह में रखते ही उससे एक खुशगवार एहसास हुआ। होटल के खानों में वो जायका कभी आ ही नहीं सकता जो घर के बने खानों में होता है। और एक मर्द चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बना ले, लेकिन एक औरत से अच्छा खाना वो कभी नहीं बना सकता। वो हमेशा टीवी पर रेसिपीज देख देख कर मुख्तलिफ पकवान बनाता था। उसने खुद कीमा भी कई बार बनाया था, लेकिन उसमें ये जायका कभी नहीं था जो इसके बनाए हुए कीमे में था। खाने से फारिग होकर वो सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। अभी वो सोच रहा था कि अपने लिए चाय बनाए, लेकिन उसकी सोच से भी पहले वो उसके लिए चाय लिए उसके पास खड़ी थी। अब वो चाय उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसने चाय का कप उसके हाथों से ले लिया। हालांकि उसका कप लेने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों उसने कप थाम लिया। और अब जब कप उसके हाथों में था तो मतलब उसे चाय भी पीनी थी। वो भी उसके बराबर रखे सोफे पर बैठ गई। उसका इस तरह से बैठना उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। ये क्या है जी? उसने टीवी की तरफ इशारा किया। टीवी है, उसने चाय का सिप लेते हुए संजीदगी से कहा। ये टीवी करंट तो नहीं मारता जी? नहीं, अगर इसे इंसानों की तरह ऑन किया जाए तो, वो नागवारी से बोला। ये किधर से ऑन होता है जी? उसने एक और सवाल किया। वो उस बड़े वाले बटन से। उसने टीवी के बटन की तरफ इशारा किया। चाय पीते हुए उसने महसूस किया वो खाने की तरह चाय भी जबरदस्त बनाती है। और ये क्या है जी? अब उसका इशारा रिमोट की तरफ था। ये रिमोट है। वो शदीद कोफ्त में मुब्तला हो चुका था। ये रिमोट कैसे चलता है जी? उसने मासूमियत से एक और सवाल किया। उसके रिमोट को रिमोट कहने पर बेसाख्ता उसके होंठों पर तबस्सुम फैल गया। इससे आवाज कम और ज्यादा होती है और ये बटन चैनल तब्दील करता है। वो रिमोट उठाकर उसे किसी छोटे बच्चे के अंदाज में समझा रहा था। ये चैनल क्या होता है जी? उसका दिल चाहा रिमोट अपने सर पर दे मारे। चैनल मतलब ये फोटो तब्दील होते हैं। अब की बार वो जरा गुस्से से बोला। अच्छा जी, आप कितने पढ़े हुए हो? अब उसकी जाती जिंदगी पर सवाल किया गया। MBA किया हुआ है मैंने, वो तुनक कर बोला। ये कितना होता है जी? ओहो, वो ये क्यों भूल गया कि उसकी ज़ौजा मोहतरमा पढ़ी लिखी नहीं है। 16 जमाते हैं, उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, लेकिन उसके सवालात का सिलसिला जारी रहा। आप कहाँ से पढ़े हो जी? लंदन से, उसने चाय का घूंट भरकर कहा, लेकिन अगला सवाल उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब था। लंदन कौन से सूबे में है? इस सवाल पर उसने घूर कर मुखातिब को देखा। लंदन लंदन यहाँ नहीं है। लंदन जहाज पर जाते हैं, वो बहुत दूर है। वो एक एक लफ्ज खींच कर बोला। जहाँ दादी गई हैं जी? अब वो चाय खत्म कर चुका था। हाँ, उसने मजीद सवालात से बचने के लिए सरासर झूठ बोला, लेकिन उसने सवालात का सिलसिला मुनक़ता नहीं किया। आप गाड़ी खुद चलाते हो? पता नहीं क्या सोचकर उसने ये सवाल किया। जी हाँ। आपको गाड़ी चलाना आता है जी? उसने एक बार फिर हमाकत से भरपूर सवाल किया। जाहिर है, मैं अगर गाड़ी चलाकर ऑफिस जाता हूँ तो मुझे गाड़ी चलाना आता है। अब की बार वो तेज आवाज में बोला, और शायद वो उसके जवाब से ज्यादा उसके लहजे से घबरा गई। तभी वो कप उठाकर किचन में चली गई। उसने एक बार फिर टीवी देखने की कोशिश की, लेकिन अब वो टीवी नहीं देख पा रहा था। उसका दिमाग कहीं और था। उसे उलझन थी। टीवी पर उसे सिर्फ तस्वीरें नजर आ रही थीं,
आवाज वो सुन नहीं पा रहा था। उसे अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक था। जब वो यहाँ बैठी थी तो उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से चली जाए ताकि वो टीवी देख सके, और अब जब वो चली गई तो उसका टीवी देखने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। टीवी बंद करके वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह सुबह उठकर उसने नमाज कुरान पाक की तिलावत के बाद नाश्ता बनाया। वो अभी गहरी नींद में था। वो काफी देर तक उसके चेहरे को देखती रही। वो उस वक्त नींद में सारी दुनिया से बेखबर बहुत मासूम लग रहा था। उस पर से नजरें हटाकर उसने अलमारी में से उसके कपड़े निकाले और वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए उन्हें इस्त्री करने के लिए दूसरे कमरे में ले गई। कल सुबह तो जनाब ने उसकी इस्त्री की हुई शर्ट नहीं पहनी थी, लेकिन आज वो उसकी सारी शर्ट्स निकाल लाई थी। कोई ना कोई शर्ट तो जरूर पहनेगा। अगर वो जिद्दी है तो उसे राह रास्त पर लाने के लिए वो भी जिद्दी बन जाएगी।